हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं विनीत कुमार बघेल और आप सबका स्वागत करता हूं क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे हैं। बहुत बढ़िया। आपका आने वाला एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। कल ही एग्ज़ाम है। कल 17 फरवरी का बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम होगा और ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी की होगी। और कुछ और कमी रहेगी वो अगर मैथ को लेकर, तो उसके लिए मैं हूँ और मैं आपके लिए फिर एक मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। फाइनल मॉक टेस्ट है। आप इसको लगा के देखिए, आपको बिल्कुल एग्ज़ाम वाली फीलिंग आएगी, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो आज फाइनल का ये मॉक टेस्ट नंबर 8 है, 8वां मॉक टेस्ट है और इसके आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और उसके बाद कल एक बात और बता दूं मैं, कल इसका जो 17 फरवरी का एग्ज़ाम होगा, उसका फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होगा उसका रिव्यू आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो रिव्यू जैसे कि 12 बजे एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो आपको 1 बजे उसका रिव्यू मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना जैसे ही सेशन आए और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये बात जरूर ध्यान रखना। तो जुड़े रहना मेरे साथ पल पल के लिए और हर चीज़ आपको ऑथेंटिक और सफिशेंट मिलेगी हमारे चैनल पर। ठीक है, तो जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन पर प्रेस कर लें जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास पहुँच जाए। ठीक है, कर लीजिए और चलते हैं बिना किसी देरी से सेशन में। सेशन जैसे आपको पता है कि आप मॉक टेस्ट नंबर 8 कर रहे हैं। वो मॉक टेस्ट 8, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मॉक टेस्ट 8 का पहला क्वेश्चन है 35 मल्टीप्लाई 11 माइनस कोष्टक 189 डिवाइड बाई 36 ऑफ 3/4 प्लस 281 को सॉल्व करना है। यानी 35 का गुणा 11 से माइनस कोष्टक में 189 भाग 36 का 3/5 प्लस 218 करना है। तो आपको पता है सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन को, यानी सरल करके बताना है। तो आपको पता है कि ये सिंप्लीफाई करने के लिए, समीकरण को सरल करने के लिए बोर्ड मास का नाम यूज किया जाता है। बोर्ड मास में बी ब्रैकेट होता है, तो इसका मतलब पहले ब्रैकेट के अंदर करते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, का हो रहा है और प्लस हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? का। ध्यान रखना, ऑफ को रिमूव करना होता है, का को रिमूव करना। तो का कहाँ लगाए? 36 का की जगह मल्टीप्लाई आ जाता है और 36 का कितना करना होता है? 3/4 करना है। तो 4 का भाग करेंगे 36 में 9 बार और 9 का गुणा 3 से कर देंगे 27, यानी ऑफ रिमूव हो गया। ऑफ का मतलब 36 का 3/4 करेंगे तो 27 आ जाएगा। और उसके बाद भाग होगा, यानी 189 में अब भाग होगा 27 का। 27 का भाग होगा तो 7 7 दूनी 14 17 49, कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। कितनी बार? 7 बार। 27 का 189 में भाग करेंगे तो 7 जाएगा और उसमें 218 जोड़ देंगे। 7 में 218 जुड़ जाएंगे तो 225। 225 ऐसे ही बनेगा, ये कोष्टक हट जाएगा। कोष्टक से पहले आपको क्या हो रखा है? 35 का गुणा 11 से हो रखा है और उसके बाद कोष्टक हटेगा तो 225 माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो 11 गुणा 35 करेंगे तो 11 पंजे 55, 11 × 33, 5 38। ठीक है, 385 माइनस 225 करेंगे तो ये बचेगा 160, 160। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत? समझ गए? अंडरस्टैंड? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। 0.72, 0.4, 0.16 और 0.24 का एलसीएम ज्ञात करना है, लासा ज्ञात करना है। मैंने लास्ट वीडियो में, लास्ट सेशन में हमने मासा करना सीखा था दशमलव संख्याओं का। अब लासा करना है, यानी 0.72, 0.4 और 0.16 और 0.24, इसका क्या करना है? एलसीएम यानी लासा करना है। तरीका बता चुका हूँ कि क्या करना होता है। दशमलव संख्याओं का लासा या मासा करते हैं तो पहले एक समान स्थान पर पॉइंट करते हैं। तो यहाँ पॉइंट 2 स्थान पर मैक्सिमम है तो सबको 2 स्थान पर ही करेंगे, यानी 0.72 और यहाँ हो जाएगा 0.40 और
ये 0.16 है, 16 और 0.24 है, ठीक है। अब सबका पॉइंट हट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, उस मिस्टेक को सही कर लीजिए। यहाँ पर देखिए ये जो नंबर लिखा है 0.4 ये गलत है, यहाँ पर ये है 0.04, तो यहाँ से 0 और ये 4, जैसे ही पॉइंट हटेगा तो ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 24। और अब जाकर इसका क्या करना है, लासा करना है। देखिए ये सही कर लेना, क्योंकि नहीं तो फिर ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगर 0.4 को 0.04 करना है, 0.04, ठीक है, मैंने जो किया है ये रहा, 0.4 को 0.04 कर लेना है, ठीक है, तब सही आएगा। तो 72, 4, 16 और 24 का अगर एलसीएम करेंगे, लासा करेंगे तो कितना आएगा, 72 दूनी 144, यानी कितना आ जाएगा 144। अब देखिए 144 में 4 का भी भाग जाएगा, 16 का भी जाएगा, 24 का भाग, तो लासा कितना हो गया 144 हो गया। इसके बाद पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट कितने अंक के बाद लगाएंगे, देखिए यहाँ 2 अंक के बाद है, यहाँ भी 2 अंक के बाद, यहाँ भी 2 अंक, तो 2 अंक के बाद, तो 1.44। आपका राइट आंसर क्या होगा, 1.44, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। हाँ गलत हो जाता है, अगर 0.4 करेंगे तो 0.4 के हिसाब से ये ऑप्शन गलत है सभी, इसलिए 0.04 कर लीजिए वहाँ पर, ठीक है, सही रहेगा। कोई दिक्कत, गेटिंग ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि शांत जल में नाव की चाल 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे और धारा का वेग 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो 15 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने और 30 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में नाव द्वारा लिए गया कुल समय ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए शांत जल में नाव की चाल यानी x की वैल्यू है 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और धारा का वेग यानी y की वैल्यू है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहे हैं कि 15 किलोमीटर धारा के विपरीत जाना है और 30 किलोमीटर धारा की दिशा में जाना है। धारा के विपरीत का मतलब अप स्ट्रीम जाना है, अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम चाल निकालेंगे, तो अप स्ट्रीम चाल क्या होती है, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई करेंगे तो x की वैल्यू 12.5 और y की वैल्यू 2.5 कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी अप स्ट्रीम चाल। तथा धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम चाल निकालेंगे तो क्या होती है, x प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई होती है। तो x है 12.5 और y है 2.5, 2.5 2 पॉइंट जोड़ देंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 15, ये हो जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको अब दोनों तरफ जा रहा है, यानी अप स्ट्रीम भी जा रहा है और डाउन स्ट्रीम भी जा रहा है, तो टोटल समय कितना लगा। तो अब देखिए समय, जब अप स्ट्रीम 15 किलोमीटर जाएगा और चाल क्या है 10, तो 15/10 घंटे समय लगेगा, प्लस डाउन स्ट्रीम 30 किलोमीटर जाएगा और डाउन स्ट्रीम चाल है 15, तो 10 से भाग करेंगे इसको तो 1.5 और यहाँ 15 से भाग करेंगे, 15 दूनी 30, तो 2 में 1.5 जोड़ेंगे तो 3.5 घंटा, यानी 3.5 घंटा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 3.5 घंटे समय लगेगा। कोई दिक्कत, अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है ना प्रॉपर, ऐसा तो नहीं है ऊपर से जा रहा हो, बढ़िया है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किस ब्याज दर से 3,200 रुपये पर 5 वर्ष में साधारण ब्याज 960 रुपये हो जाएगा। ऐसा ही का क्वेश्चन है, बड़ा आसानी से कर सकते हो। किस ब्याज दर से 3,200 रुपये पर, यानी प्रिंसिपल कितना है 3,200 रुपये, 3,200 रुपये पर समय दे रखा है 5 वर्ष में, 5 वर्ष का ऐसा ही भी बताया है, साधारण ब्याज जो है वो 960 रुपये है। तो मैंने हर बार बताया कि ये 1 वर्ष का आपको ब्याज बनाना है, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ऐसा ही बनाना है। तो 960 रुपये 5 वर्ष का है, तो 1 वर्ष का कितना होगा, 5 का भाग दे दो, 5 5 निम्बे 45, 5 दूनी 10, कितना होगा 192 रुपये 1 वर्ष का ब्याज। तो रेट कितना हो जाएगा, यानी दर कितनी हो जाएगी, रेट किस पर लगता है, यानी प्रिंसिपल पर। 3,200 रुपये प्रिंसिपल है और ब्याज कितना 1 साल का
9 192 रुपये, 1 साल का 192, तो कितने परसेंट हो गया गुणा 100। 2 जीरो ये काट देंगे, 6 × 18 6 दूनी 12, ये कितनी बार कट जाएगा 6 बार, तो कितना हो गया 6%। दर कितनी हो गई 6%। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है आपका। कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट? नो सर। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ए और बी मिलकर एक काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर इसे 20 दिनों में तथा सी और ए मिलकर इसे 30 दिनों में कर सकते हैं। तो ए, बी और सी तीनों एक साथ उस काम को पूरा करने में कितने दिन लेंगे? यानी पहले दो मिलकर काम कर रहे हैं, ए और बी एक साथ काम करते हैं तो काम होने में 24 दिन लगते हैं। कितने? 24 दिन। लेकिन इसी काम को बी और सी एक साथ मिलकर करते हैं तो काम कितने दिन में हो जाता है? 20 दिन में। बहुत बढ़िया। और इसी काम को अगर सी और ए मिलकर करते हैं तो काम होता है 30 दिन में। तो एक्चुअली काम कितना है? काम के लिए हमें जो भी ये समय दिया है 24 दिन, 20 दिन और 30 दिन, इनका एलसीएम करते हैं और एलसीएम कितना आएगा? 120। 24, 20, 30 का लासा 120 हो गया। तो अब यहाँ से एफिशिएंसी, कार्य क्षमता बनाएंगे तो 24 का भाग करेंगे 120 में 5 एफिशिएंसी आ जाएगी, 20 का भाग करेंगे 120 में 6 एफिशिएंसी आ जाएगी और 30 का भाग करेंगे 120 में 4 एफिशिएंसी आ जाएगी। कह रहा है ए बी सी तीनों से मिलाकर कराना है। तो पहले देखिए इन तीनों की एफिशिएंसी को अगर जोड़ दें, इन तीनों को जोड़ दें तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 15। लेकिन ये कितने की एफिशिएंसी हुई? देखिए ए बी, बी सी, सी ए, ये सबको जोड़ा जाएगा तो देखिए ए 2 बी और बी 2 और सी 2 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? लेकिन हमें केवल ए बी और सी यानी एक ए, एक बी और एक सी से काम कराना है। तो इसलिए एक बी और एक सी, इन तीनों की एक साथ एफिशिएंसी निकालेंगे तो इस जो भी जोड़ के आई है इसका आधा कर देंगे, ये एफिशिएंसी हो जाएगी। और जब ये काम करेंगे तो समय कितना लगेगा? जब तीनों एक साथ काम करेंगे तो समय कितना लगेगा? काम है 120, तीनों एक साथ करेंगे, तीनों की एक साथ एफिशिएंसी का भाग दे देंगे, 15/2 का भाग, 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा यानी 120 गुणा 2 हो जाएगा और 15 का भाग हो जाएगा। 15 का भाग 120 में करेंगे 8 बार और 8 का गुणा 2 से कर देंगे तो 16 दिन। कितने दिन में होगा काम? 16 दिन में। अगर तीनों एक साथ करेंगे तो काम 16 दिन में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। समझ गए? एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। एक थैले में 3 प्रकार 20 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के 5:7:6 के अनुपात में हैं तथा थैले में कुल धन 210 रुपये है। तो थैले में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बढ़िया, ठीक है। देखिए 3 प्रकार के सिक्के हैं, कुछ 20 पैसे के हैं, कुछ 50 पैसे के हैं और कुछ 1 रुपये के हैं। और इन सब का जो रेशियो है, इनकी संख्या का रेशियो, अब ये मूल्यों का रेशियो नहीं है, संख्या का रेशियो है। इन सिक्कों की संख्या का रेशियो 5:7:6 है। और टोटल धन इस थैले में टोटल धन 210 रुपये सब प्रकार के सिक्कों को मिलाकर। तो बताना है कि इसमें से 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। तो देखिए बड़ी आसानी से बनाओगे। क्या करना है आपको? इन सिक्कों के मूल्य का, ये 20 पैसे क्या है? एक सिक्के का मूल्य है, 50 पैसे भी एक सिक्के का मूल्य, 1 रुपये भी सिक्के। तो इस मूल्य का इनके रेशियो से गुणा करना है आपको, यानी 20 का गुणा 5 से करना है। 20 पंजे 100, ठीक है। और 50 का गुणा 7 से करना है, 5 सत्ते 35, 350। और 1 रुपये को पहले 100 पैसे बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पैसे, क्योंकि ये सब पैसे थे दोनों, ये रुपये था तो रुपये को बना लिया पैसा। फिर 100 का गुणा 6 से करेंगे तो 600। कितना हो जाएगा? 600। और तीनों को जोड़ देंगे क्योंकि ये हमारा मूल्य बन गया एक तरीके से। तो जोड़ेंगे तो 100 और 350 450 और 600 1050। कितने हो गए? 1050।
और 1050 की वैल्यू है 210 रुपये। रुपये को भी पैसे बनाएंगे तो 100 का गुणा कर देंगे, क्योंकि ये सब पैसे बनाए हमने तो इस धन को भी पैसे ही बनाएंगे। ठीक है, देखिए अगर मैं 0 से ये 0 काट देता हूँ और 105 का भाग एक बार और 105 का भाग इधर देता हूँ, 105 दूनी 210 और गुणा 10, तो यहाँ से एक की वैल्यू जो है वो कितनी निकलेगी 20। आपसे पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों का रेशियो कितना था, संख्या का रेशियो ये था 7, कितना था 7, तो 7 की वैल्यू निकाल देंगे, 7 गुणा 20, 7 गुणा 20 140। कितने सिक्के हैं 50 पैसे के, 140। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है आपको। आर यू गेटिंग, समझ आ रहा है आपके जी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक दुकानदार ने 60 गेंदों को 4500 रुपये में बेचा तो उसे 12 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 15 गेंदों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 15 गेंदों का क्रय मूल्य, देखिए पहली बात तो ये है कि 60 गेंदें उसने बेची हैं 4500 में, यानी 60 का जो एसपी है वो कितना है 4500, तो यहाँ से एक का एसपी निकाल लेंगे, एक गेंद का एसपी, तो 4500 में 60 का भाग कर देंगे, 0 0 कट गया, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30, यानी कितने की बेची एक गेंद, 75 रुपये की बिकी होगी, तब 60 गेंद 4500 में बिकी है। ठीक है, अब देखिए अब बात आती है लाभ की, तो 60 के एसपी पर यानी 60 बेचता है तो उसे जो प्रॉफिट होता है, लाभ जो होता है वो 12 के एसपी के बराबर होता है, 12 के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, 12 के विक्रय मूल्य के बराबर। तो इसके कंडीशन में आप जब सीपी बनाते हैं यानी लाभ परसेंट निकालते हैं, कितनी परसेंट लाभ हुआ, तो उसके लिए क्या करना होता है, पहले 60 में से 12 घटा लेते हैं, लाभ तो 12 के बराबर हुआ है, 12 के, ठीक है, लेकिन ये भी 60 बेचा गया है और लाभ भी 12 के विक्रय के बराबर हुआ है, इसलिए 60 में से 12 घटा लेंगे, 60 में से 12 घटा लेंगे, परसेंट में बताना है तो थोड़ा 100 कर लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12/48 और गुणा 100, 12 से काटेंगे 4 बार और 4 का भाग 100 में करेंगे तो 25, तो कितने परसेंट लाभ कर रहा है वो 25%, तो 25% लाभ हो रहा है। इसका मतलब उसका जो एसपी है यानी 25% लाभ पर बेच रहा है, मान लीजिए 100% में खरीदी तो सीपी 100% है, तो 25% लाभ पर बिकेगी, तो बिकेगी कितने में 125% पर, तो 125% की वैल्यू बिक रही है एक गेंद 75 रुपये में, कितने में 75 रुपये में। तो यहाँ से जब 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 75/125 गुणा 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से काट देंगे 15, 15 चौका 60, यानी एक गेंद कितने में बिकेगी, एक गेंद का सीपी कितना होगा, क्रय मूल्य 60, बिकेगी नहीं, खरीदी गई 60 रुपये में। ठीक है, तो आपको 15 का बताना है, 15 का सीपी, ये एक का सीपी था 60, तो 15 का कितना हो जाएगा 15 गुणा 60, 15 छिक्के 90, 900 रुपये, कितना होगा 900 रुपये। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, समझ गए। तो 15 गेंद उसने 900 रुपये में खरीदी होगी, यानी 15 गेंदों का क्रय मूल्य 900 रुपये होगा, समझ रहे हैं, वेरी गुड। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बताइए 400 का 35% माइनस 450 का 48% प्लस 270 का 30% की वैल्यू क्या है। देखिए 400 का 35% यानी 35/100, बहुत बढ़िया। 450 का 48%, 48/100, ये भी बहुत बढ़िया, और प्लस 270 का 30%, 30/100, ऐसे ही करते हैं, परसेंट हटाते हैं तो 100 का भाग करते जाते हैं, बस। दोनों जीरो यहाँ ख़त्म हो गए, और 50 से ये 9 बार, 5 में 45, 50 से ये 2 बार, 2 से ये काटा तो ये 24 बार। ठीक है, दोनों जीरो यहाँ भी ख़त्म, 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0 खत्म, तो 4 गुणा 35, 35 दूनी 70 दूनी 140 हो जाएगा,
माइनस 9 गुणा 24, 9 चौक 36 और 9 दूनी 18 और 3 19, 156, 96, 9 चौक 36, सॉरी 216, गलत हो गया ये, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। ये 140 हो गया, 140 और माइनस में 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 216 और प्लस 27 गुणा 3, 27 दिया 81, कितना हुआ 81, ठीक है। तो आगे अब देखिए 140 और 81 जुड़ जाएंगे तो 1, 8 और 4 12 और 2, 221 माइनस 216 कितना हो जाएगा 5, कितना 5। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, चलो बढ़िया, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अंडर रूट कोष्टक में अंडर रूट 529 प्लस अंडर रूट 1849 माइनस अंडर रूट 289 कोष्टक बंद को सॉल्व करना। देखिए पहले तो अंडर रूट इस पूरे कोष्टक पर लगा है और अंडर रूट के अंदर क्या क्या हो रहा है, 529 का अंडर रूट हो रहा है, 529 का वर्गमूल, तो 529 का वर्गमूल कितना होता है 23, प्लस फिर 1849 का वर्गमूल हो रहा है, तो 1849 का वर्गमूल कितना होता है 43, कितना 43, और माइनस फिर 289 का वर्गमूल हो रहा है, 289 का वर्गमूल कितना होता है 17, कितना 17। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 23 और 43 जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 66, 66 माइनस 17 कर देंगे तो 16 में 7 घटेंगे 9, 5 जगह तो 49 और 49 का फिर वर्गमूल कर देंगे तो कितना आएगा 7। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है आपका, समझे? बढ़िया, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक नल एक टैंक को 60 मिनट में भर सकता है, उसे खोला गया, जब टैंक का 1/3 भाग भर गया तब उसमें ऐसे ही 3 नल और खोल दिए गए, तो इस प्रकार टैंक भरने में लगे कुल समय को ज्ञात करना है। देखिए एक टैंक है, एक नल है, एक नल जब चलता है तो टैंक 60 मिनट में भरता है, कितनी मिनट में 60 मिनट में। तो हम यही मान लेते हैं कि टैंक की जो एफिशिएंसी, वो टैंक है जो पूरा वो 60 ही है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 60 का 60 में भाग देंगे तो 1 एफिशिएंसी हो जाएगी। अगर 1 एफिशिएंसी से भरा है तो 1/3 भाग भरने में, 1/3 भाग भरने में उसे कितना समय लगेगा, सीधा सा मतलब है 60 भाग है, 60 का आप 1/3 करेंगे, 60 का 1/3 करेंगे तो कितना लगेगा 20, यानी 20 मिनट तो यहाँ लग गई, ठीक है। अब शेष कितना बचा, शेष कितना बचा, शेष के लिए देखिए टोटल 60 था, 60 में से 1/3 यानी 20 भर दिया तो कितना बचा 40। अब 40 को भरने में समय कितना लगेगा, अब ऐसे यानी बचा हुआ भाग कितना है 40, और 40 में कितने नल शुरू करेंगे, जैसे 1/3 भाग भरेगा इसमें ऐसे 3 ही नल और शुरू कर दिए, एक नल तो पहले ही से ही चल रहा था, 3 नल और हो गए तो 4 नल हो गए, तो 4 की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि एक के नल की एफिशिएंसी 1 है तो 4 नल की 4, तो 4 का भाग और कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 मिनट, यानी शेष को भरने में कितने समय लगेंगे 10 मिनट। तो टोटल समय कितना हो गया, ये जोड़ दो, पहले 20 मिनट भर गया 1/3 और 10 मिनट ये, तो टोटल हो गया, टोटल समय जो हुआ वो 30 मिनट हुआ, 30 मिनट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 30 मिनट में भर जाएगी टंकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कोई धन कितने वर्षों में स्वयं का 9 गुना हो जाएगा, जबकि यह एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 20 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। बहुत बढ़िया, देखिए ये सीआई का क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज का, ये कह रहा है कि 20 वर्षों में 3 गुना हो रहा है, 3 गुना कितने वर्षों में हो रहा है 20 वर्षों में, तो 3 की घात 1/20, और आपको कितने गुना करना है 9 गुना, तो 9 गुना कितने वर्षों में होगा हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं n वर्ष में होगा। अब बेस को सेम करेंगे तो 3 के फैक्टर तो होंगे नहीं, तो 3 की घात तो 1/20 होगी, लेकिन यहाँ 9 के फैक्टर हो जाएंगे, 9 के फैक्टर कितने होंगे 3 गुना 3, यानी 3 की घात 2, और 2 लगाएंगे तो 2/n हो जाएगी, ठीक है। अब हटा देंगे
यानी घातों की तुलना कर देंगे तो ये 1/20 बचा घात, और यहाँ की घात 2/n। तो n की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो क्रॉस गुणा होगा n का गुणा 1 से, तो n 20 का गुणा 2 से, तो 40। तो 40 वर्ष में, कितने वर्ष में? 40 वर्ष में 9 गुना हो जाएंगे। ठीक है, 20 वर्ष में 3 गुना हो रही है, तो 40 वर्ष में 9 गुना होगी। कोई दिक्कत? ओके, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यदि 5 संख्याओं का अनुपात 3:5:8:6:4 है और इनका मासा 108 है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अनुपात की संख्या का योग ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या का योग ज्ञात करना है, बड़ी और छोटी का। देखिए 5 संख्याएं, पाँचों का रेशियो दे रखा है 3:5:8:6:4 और संग में मासा दे रखा है। क्या? मासा 108 दे रखा है। SCF इसका 108 है। तो देखिए जब भी मासा दिया जाता है और उन संख्याओं का रेशियो अनुपात दिया जाता है, तो सीधा अगर मासा का इन संख्याओं में गुणा कर दें तो वो आपको संख्या मिल जाती है। लेकिन यहाँ संख्या नहीं पूछी, यहाँ पर योग पूछा है। किस किस का? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का। तो सबसे बड़ी संख्या जिसका अनुपात सबसे ज़्यादा होगा, सबसे छोटी संख्या जिसका अनुपात सबसे कम होगा, उन्हीं का योग पूछा है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा अनुपात 8 है, सबसे कम अनुपात 3 है। तो 8 तथा 3 का योग बताना है। तो 8 तथा 3 का योग करोगे तो 8 और 3 जोड़ोगे, कितना होगा? 11। और 11 में आपको, क्योंकि ये जो भी होता है ये कॉमन मल्टीपल होता है, कॉमन फैक्टर होता है, इसी कॉमन का गुणा कर देंगे, यानी मासा का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1188। तो यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा? 1188। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है? हाँ जी हाँ, मासा होता है तो सीधा सीधा गुणा कर देते हैं अनुपात में, वो संख्याएं बन जाती हैं। या तो देखिए 108 का गुणा 3 से कर दो और 108 का गुणा 8 से कर दो, फिर जोड़ दो तो भी यही आएगा। या पहले अनुपातों को जोड़ लो फिर 108 का गुणा कर दो तो भी यही आएगा, कोई अंतर नहीं। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक ड्रम तेल से भरा है, इसका 25% तेल निकाल कर उतना ही पानी भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया 4 बार ही की जाती है, तो अंत में ड्रम में तेल और पानी का अनुपात क्या होगा? ओके, यानी 25% तेल निकाला जाता है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/4, यानी परसेंट हटेगा तो 1/4। इसका मतलब ये है कि 1 में से 1/4 एक बार में निकलेगा। तो 1 में से 1/4 निकलेगा तो 4 एकम 4, 3/4 बचेगा। ठीक है, ये प्रक्रिया एक बार हुई, लेकिन ये कह रहा है कि ऐसी प्रक्रिया 4 बार की गई। 4 बार की गई तो इसकी घात 4 कर दीजिए, इसकी घात 4 कर दीजिए। 4 घात कर देंगे, 3 की घात 4, 3 तिया 9, 9 ती 27, तिया 81 और 4 की घात 4, तो 4 चौक 16, चौका 64, चौका 256। तो क्या हो जाएगा अनुपात इसका? 81:256। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। समझ गए? बहुत बढ़िया। ये देखिए 4 बार प्रक्रिया की गई है तो इसकी पावर 4 लग जाएगी। 2 बार की जाती तो 2 लग जाती, 3 बार प्रक्रिया की जाती तो 3 लग जाती। ठीक है, उसका तो नहीं। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक धावक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है, तो वह 19.5 किलोमीटर दूरी को कितने समय में तय करेगा? बहुत बढ़िया है, यानी समय बताना है और समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी आपको दे रखी है 19.5, ठीक है, और बटे चाल दे रखी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं यहाँ से 0 हटा दूँ तो 195 और ये 150, 15 से कट रहा है, 15 एकम 15 और 15 ती 45, 13 12, 15 ढाई 150, यानी ये कितना हो गया? 13/10 घंटा। 13/10 घंटे को ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 एकम 10, तो 1 घंटा हो गया, बटे 3/10 बचेगा। इसको मिनट बनाना है तो इसमें 60 का गुणा, तो 10 से ये कट जाएगा 6 बार, तो 6 तिया 18, यानी 1 घंटा 18 मिनट। कितना समय लगेगा? 1 घंटा 18 मिनट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 1 घंटा 18 मिनट लगेंगे।
तो क्या करना, समझे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक छात्र साइकिल द्वारा अपने घर से स्कूल जाता है। जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से साइकिल चलाता है तो निर्धारित समय से 5 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। लेकिन जब 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलाता है तो निर्धारित समय से 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो उसके घर से स्कूल कितनी दूर है। देखिए 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, 5 मिनट लेट हो जाता है। लेकिन अगर वो स्पीड बढ़ा देता है यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चले तो वो निर्धारित समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा, 5 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। तो पूछ रहा है कि घर से उसका स्कूल कितनी दूरी पर है, यानी दूरी बतानी है। तो देखिए इस केस में क्या करना होता है, तो अलग अलग चाल और पहुंचने में देरी या जल्दी हुई है तो इनका डिफरेंस कर लेते हैं। तो यहाँ दूरी निकालने के लिए क्या करना है आपको, पहले इन दोनों चालों का गुणा करना, 6 गुणा 8, और फिर नीचे दोनों चालों का डिफरेंस यानी 8 और 6 का अंतर, और इनटू समय में यानी पहुँचने में जितनी मिनट की देरी या जल्दी हुई है उसका डिफरेंस। तो 5 मिनट देरी और यहाँ 5 मिनट जल्दी। मैंने बताया जब देरी और जल्दी होता है ये अलग अलग होते हैं तो आपको क्या करना है, इनको जोड़ना है। यानी 5 मिनट देरी और 5 मिनट जल्दी, तो 5 और 5 10 मिनट का अंतर आ गया। 10 मिनट का अंतर आया और मिनट को घंटा बनाएंगे तो इसमें 60 का भाग कर देंगे। ठीक है, तो 6 गुणा 8 भाग 2 हो जाएगा, 8 में से 6 कटेंगे और 10 से ये 6 बार कट जाएगा यानी 1/6। 6 से 6 काट दो, 2 से ये 4 बार कट गया तो कितना आ गया, 4 किलोमीटर। कितनी आ गई डिस्टेंस, 4 किलोमीटर। तो उसके घर से स्कूल 4 किलोमीटर दूर है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है आपका। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है, और फिर मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर सेशन अच्छा लगता हो और कंटेंट बढ़िया लग रहा हो और पढ़ाने की लॉजिक आपको पसंद आ रहे हों तो सेशन को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करना, अपने छोटे बड़े भाई बहन यार दोस्त सखी सहेली सबके पास पहुंचाना जो इस यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो कि कल यानी 17 फरवरी को होने वाला है या 18 फरवरी को होने वाला है। बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। इस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास भेजना है इस सेशन को। ठीक है, डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा जब इस सेशन को लगाने के बाद। और साथ ही साथ मैं इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी प्लेलिस्ट लगा दूंगा, जो जितने मैंने मॉक टेस्ट कराए हैं। ये 8वां मॉक टेस्ट है, इससे पहले 7 मॉक टेस्ट करा चुका हूँ, तो उसकी भी प्लेलिस्ट में मैं पूरी प्लेलिस्ट में ऐड करके इसके सेशन में डाल दूंगा, इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर आपको पिछले भी मॉक टेस्ट देखने हैं कि किस लेवल के और किस तरीके के कंटेंट के थे तो आप उनको भी देख सकते हो। ठीक है, तो मैं पूरी प्ले लिस्ट लगा दूंगा और एक बार देख के जरूर जाएं। एग्ज़ाम से पहले पूरे सारे मॉक टेस्टों को एक बार ज़रूर देख के जाएं, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में, ये मैं कह सकता हूँ। बस देखिए मैं अपने अनुभव से इतना ही कर सकता हूँ, बाद बाकी आपका ट्रस्ट कैसा है, आप कितना विश्वास करते हैं, ये डिपेंड आप पर करता है। लेकिन कंटेंट मैंने फिर बता दिया बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल का है। आप जब क्वेश्चन करोगे और फिर एग्ज़ाम में जाओगे तब आपको फील होगा कि हाँ सही था या गलत था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सेशन को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे इसके। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 20,000 रुपये पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 8 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक है। देखिए ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीने में ब्याज काउंट होगा। प्रिंसिपल आपको दे दिया 20,000 रुपये, ब्याज 20,000 रुपये पर लगानी है। ठीक है, लेकिन रेट है 12% और टाइम है 8 महीने, 8 महीना। तो आपको जब अर्धवार्षिक ब्याज होती है तो आपको क्या कर लेना होता है कि दर को तो आधा कर लेना होता है, दर को आधा यानी 6%, और समय को दोगुना कर लेना होता है यानी 8 महीने का मतलब 16 महीना। 8 महीने का मतलब 16 महीना। अब 16 महीने को क्या लिखेंगे, 16 महीने को क्या लिख सकते हो, 1 वर्ष यानी 12 महीने की 1 वर्ष बन जाएगी और बचा 4 महीना। 4 महीने को भी वर्ष बनाएंगे तो 4 में 12 का भाग करेंगे तो 4 से 1 बार, 4 से 3 बार, 1/3। ठीक है, 4 वर्ष का मतलब 1 वर्ष और 1/3 वर्ष बन जाएगा ये भी।
ठीक है। तो इसको ऐसे ही बनाना है, मैंने कहा है यहाँ से कहता हूँ। देखिए 20,000 रुपये मूलधन। अब समय कितना लेना है, 1 वर्ष और 1/3 वर्ष। 1 वर्ष ये हो गई और ये 1/3 वर्ष हो गई। रेट ये आधा 6%। तो 20,000 का 6% करेंगे तो 6 दूनी 1200, कितना हो जाएगा 1200। अब 1200 का 1/3 करेंगे तो 1/3 1200 को 3 चौक 12 400, ठीक है। अब देखिए ब्याज पर भी ब्याज लगेगी, तो इस 1200 पे फिर से 6% लगाएंगे, लेकिन कितने समय के लिए, आगे, यानी 1 वर्ष के बाद कितना बचा हुआ समय, 1/3 वर्ष, 1/3 के लिए। तो 1200 का 1/3 किया तो 400, 400 का 6% करेंगे, 4 छक्के 24, कितना आ जाएगा 24। और इन तीनों को जोड़ देंगे, वही चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 1200 और 400 1600 और 24 1624 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI हो गया, जो ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल सही आंसर। 1624 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज होगा। आर यू गेटिंग? समझ रहे हैं ना आप? हार्ड तो नहीं लग रहा, आसान है ना? बिल्कुल, चलो बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 पूर्णांकों का औसत 79 है, जिनमें से दो पूर्णांकों को गलती से 59 और 44 के स्थान पर 35 और 47 गिना गया है, तो सही औसत ज्ञात करना। देखिए 7 पूर्णांक है, टोटल 7 पूर्णांक हैं और इनका एवरेज जो है 7 पूर्णांकों का जो एवरेज है वो एवरेज 79 है। लेकिन ये 79 औसत गलत है, क्योंकि इनमें से 2 नंबर हैं जो गलत पढ़े गए हैं। यानी सही अगर पढ़े जाते तो वो सही नंबर होते 59 और 44, लेकिन गलत पढ़े गए हैं, यानी गलती कितने की हुई है, गलत जो पढ़े गए हैं वो 59 को तो 35 पढ़ा गया है और 44 को 47 पढ़ा गया है, ठीक है। तो अब देखिए मिस्टेक कितनी हो गई टोटल, यानी इनका डिफरेंस करेंगे तो देखिए 59 में से 35 घटाएंगे तो 59 में से 35 घटाएंगे तो 4 और 2 24 बचेगा। लेकिन 44 में से 47 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -3 बचेगा, -3। और एग्जैक्ट देखेंगे तो 24 में से ये -3 हो जाएगा तो 21 का, यानी प्लस की आएगी वैल्यू, 21 + 21 का डिफरेंस आ जाएगा। और 21 का डिफरेंस आएगा तो औसत में, ये तो आपके टोटल में यानी योग में डिफरेंस आएगा 21 का, यानी 21 योग बढ़ जाएगा। और एवरेज कितना बढ़ेगा, तो 21 में कितने पूर्णांक है, 7 है, तो 7 का भाग दे दीजिए, तो एवरेज +3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +3। तो तब जाके आपका सही औसत बनेगा। सही औसत जो पुराना औसत था, यानी गलत औसत था 79, इसमें 3 की वृद्धि हो जाएगी तो 82, यानी कितना सही औसत होगा, 82। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही, 82 सही औसत होगा। समझ में? बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। 1190 के 12/17 का 50% -510 का 60% की वैल्यू बताना। सिंपली करना है, 1190 का आपको पहले 12/17 करना है और उसका फिर 50% करना है, यानी 50/100 -510 का 60% करना है, 510 का 60/100 करते हैं सॉल्व। 50 से 1 बार, 50 से 2 बार, 2 बार कट गया, 2 से ये 6 बार कट गया और 17 से ये 17 7 119 70 बार कट गया। तो 7 छक्के 42 कितना हो गए, 420 माइनस यहाँ 1 जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 6 × 51 6 पंजे 30 306 306 घटेंगे 420 में से तो 114 बचेंगे, कितने 114। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है आपका आंसर। आर यू गेटिंग? हाँ जी हाँ, इतनी ही जल्दी होंगे और ऐसे ही आसान होंगे, आप घबराओ मत किस होंगे, बस आपकी कैलकुलेशन मजबूत होनी चाहिए, बस सब आसान होगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बल्लेबाज ने अपनी 18वीं पारी में 44 रन बनाए। यहाँ पर देखिए रन लिख लेना,
44 रन बनाए, जिससे उसका औसत 0.5 कम हो गया। बताओ 18वीं पारी से पहले उसका औसत कितना था। ठीक है, यानी 18वीं पारी खेली और 18वीं पारी में उसने 44 रन बनाए। कितने? 44 रन बनाए, जिससे एवरेज में क्या हो गया, कमी आ गई। कितने की? 0.5 की कमी। तो मैंने बताया जो भी एवरेज में कमी होती है उसका पहले पारियों की संख्या से गुणा करते हैं। यानी आप 18 का 0.5 का मतलब आधा, तो 18 का गुणा आधा से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। और यहाँ पर ये क्या हुई है? औसत में कमी। तो आप इसको क्या करना है, इसमें जो भी आएगा उसको जोड़ देना है। यानी 18 गुणा 0.5 करेंगे तो 9 आएगा, वो माइनस का, लेकिन इधर जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो इसलिए इसमें जोड़ देंगे 44 में। तो 44 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 53। तो उसका सही यानी पहले का औसत कितना होगा? 53 ही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। समझ रहे? 9 को जोड़ दिया इसमें, 44 और 9 53। कोई दिक्कत? वेरी गुड। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर कितनी प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करे ताकि उसे 25% छूट देने के बाद भी 20% लाभ हो। वेरी गुड। देखिए डिस्काउंट का क्वेश्चन है, आपने पढ़ा है, मैंने बताया हुआ है कि क्या रिलेशन होता है जब आपको सीपी और एमआरपी दोनों होते हैं, तो ये होता है रिलेशन सीपी अपॉन एमआरपी इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है? 25%। ठीक है, अपॉन में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। यहाँ पर लॉस नहीं है, प्रॉफिट है, तो प्लस होगा 20। ये कितना हो जाएगा? 75, और ये हो जाएगा 120। 5 से काट देंगे तो 15 बार, और 5 से काट देंगे तो 24 बार, और 3 से काट देंगे तो 5 बार, और 3 से काटेंगे तो 8। इसका मतलब एमआरपी कितना हो गया? 8, और सीपी कितना हो गया? 5। यानी तो सीपी 5 यूनिट में खरीदा और 8 उस पर लिख दिया, तो कितना बढ़ाकर लिखा है? इसका अंतर कर लेंगे, यानी 3 बढ़ाया है कितने पर? 5 पर। तो कितने परसेंट हो गया? तो 3/5 गुणा 100, 5 से ये 20 बार कट जाएगा, 20 दिया 60%। कितने परसेंट बढ़ाकर लिखा जाएगा? 60%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है आपका। बताओ लास्ट क्वेश्चन था, समझ में आया या नहीं आया? कैसा लगा सेशन? मैं आता हूँ स्क्रीन पे, बताइए। बताइए भाई कैसा सेशन लगा? मस्त है? कंटेंट भी ज़बरदस्त है। बिल्कुल। देखिए अगर आपको सेशन, फिर मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर सेशन पसंद आया हो और कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करना, अपने सभी दोस्तों के पास पहुंचाना जो कल 17 फरवरी और 18 फरवरी का एग्ज़ाम देने वाले हैं यूपी पुलिस का। सबको हेल्पफुल साबित होगा। और जैसे मैंने बताया कि मैं इतनी मेहनत से ये कंटेंट बनाता हूँ और ये आपके सामने लेके आता हूँ, तो बस मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो या ये जो सेशन है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, जिससे मैं उनकी मदद कर पाऊँ। और आपको इतनी ही मदद करनी है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है। साथ ही साथ कमेंट में अपने विचार लिख के ज़रूर बताया करें कि हमारा सेशन आपको कैसा लगता है, कंटेंट कैसा लगता है, और जो पढ़ाने का लॉजिक होते हैं, जो तरीका होता है, वो किस तरीके का लगता है। कमेंट में अपने विचार ज़रूर किया करें। अच्छा लगता है तो अच्छा, और कुछ भी और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो उसको भी लिख के बताया करें, तो जिससे हम और ज़्यादा बढ़िया कर पाएँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी और आप करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और ध्यान रखिए कल यानी 17 फरवरी को मैं जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होगा उसका रिव्यू लेके आएंगे हम इसी चैनल पर। और देखते पहली शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो 10 से 12 तक रहेगा, तो 12 के बाद आपको 1 बजे इसी चैनल पर रिव्यू देख लेना है। सारा हूबहू कंटेंट समझाया जाएगा कि जो फर्स्ट शिफ्ट में जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो डेफिनेटली आपको सेकंड शिफ्ट में मदद करेंगे। साथ ही साथ दूसरे दिन 18 तारीख को जो एग्ज़ाम होंगे उनमें भी मदद करेंगे। तो रिव्यू देखना ना भूलें इसी चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। जैसे ही वीडियो आएगी यानी जैसे ही सेशन लगेगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप तुरंत देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट
कल और सबको एक बार जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं यूपी पुलिस का, उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत विशेष है। मैं भगवान से कामना करता हूँ या भगवान से दुआ करता हूँ आपके लिए कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो और आपको सिलेक्शन पक्का हो। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।